हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है जिसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊँगा। हिस्ट्री में मैं आज आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगा वनराज चावड़ा के बारे में, जो कि थे हमारे गुजरात के एक राजा। पर सबसे पहले मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आपको ये जानना ज़रूरी है। मेरा नाम है जयमीन चावड़ा। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और साथ ही में मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं अब से एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसके अंदर आपके हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर होंगे। जो गुजरात की हिस्ट्री है उसके बारे में भी लिखूँगा। फिर साथ साथ मैं भारत की हिस्ट्री के बारे में भी आपको पढ़ाऊँगा। कौन कौन सी रिसोर्स बुक्स मैंने इसमें रखी है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पर उन सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि हमें अगर हमारे पास्ट के बारे में नहीं पता तो हम फ्यूचर के बारे में क्या ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे। इसलिए हम हिस्ट्री को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है वनराज चावड़ा। वनराज चावड़ा थे कौन। वनराज चावड़ा गुजरात के एक राजा थे। ओके। वनराज चावड़ा जो थे उनका नाम जुड़ता है गुजरात के पंचासरा से। अब पंचासरा गुजरात में एक जगह है जो पुराने समय में एक छोटा सा गांव हुआ करती थी, एक छोटा सा कस्बा या बस्ती भी हम कह सकते हैं। वहाँ के राजा थे जयशिखरी। जयशिखरी राजा जो थे उनके ऊपर एक बार आक्रमण हुआ। अब बहुत से सोर्सेस इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें मानते हैं और इतिहासकार भी इसमें अलग अलग चीज़ें मानते हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वो आक्रमण अरबों ने किया था, तो किसी के हिसाब से वो भूवड़ चावड़ा नाम के एक अलग राजा थे। भूवड़ सोलंकी, सॉरी। तो भूवड़ सोलंकी नाम के राजा ने उस पर आक्रमण किया था। और कुछ मानते हैं कि भूवड़ की जगह नागभट्ट द्वितीय थे, जो कान्याकुब्ज के राजा थे, मतलब कि कन्नौज, हाल के कन्नौज के राजा थे। उन्होंने उन पर आक्रमण किया था। पर सच क्या है तो वो भी अभी थोड़ा मिस्ट्री जैसा ही बनकर रह गया है। पर फिर भी हम ये मानते हैं कि कान्याकुब्ज के एक राजा ने वनराज चावड़ा के पिता पर आक्रमण तो किया ही था। अब वनराज चावड़ा की माता का नाम क्या था, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। तो पिता का नाम है जयशिखरी। शिखरी। अब माता की बात करते हैं। तो माता का नाम क्या था। माता का नाम था रूप सुंदरी। अब ये हमें कैसे पता चलता है। प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ है जिसके अंदर वर्णन है कि रूप सुंदरी नामक एक स्त्री के साथ जयशिखरी का विवाह हुआ था और फिर उनसे एक बच्चा हुआ था जो जंगल में पैदा हुआ था। जंगल में बच्चा पैदा होने की वजह से उसका नाम रखा वनराज। और धर्मारण्यक एक अन्य ग्रंथ है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि उनकी माता का नाम छता या फिर अक्षता था। तो यहाँ पर दो मत प्रवर्तते हैं। एक का नाम था रूप सुंदरी या फिर अक्षता या फिर छता। उस वक्त की भाषा प्राकृत हुआ करती थी जैन ग्रंथों में। ये सब जो हमें स्रोत मिलते हैं वो है प्रबंध चिंतामणि, जिसे मेरुतुंगाचार्य जी ने लिखा था, जो एक जैन थे। तो उस वक्त उन्होंने प्राकृत में और संस्कृत में इन सब भाषाओं का प्रचलन उस वक्त इन सब के लिए ज़्यादा होता था। उसमें हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब जब आक्रमण हुआ जय शिखरी पर, तो उनकी पत्नी रूप सुंदरी, हम रूप सुंदरी मान लेते हैं, और उनके भाई जिनका नाम था शूरपाल। मामा कौन हुए, शूरपाल। तो शूरपाल जो थे वो अपनी बहन रूप सुंदरी या फिर अक्षता, उन्हें लेकर जंगल में चले गए बचाने के लिए, क्योंकि आक्रमण के समय सब कुछ खत्म हो जाता था। तो वहाँ पर वे सगर्भा तो थी ही पहले से, और सगर्भावस्था में वो जंगल में रही, बहुत ही कष्ट सहन किए। तब उनको एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया वनराज, वन में उत्पन्न होने वाला। कुछ सोर्सेस इसे अलग भी मानते हैं, पर हम इसे ज़्यादा प्रीफर मानते हैं गुजरात के इतिहास के लिए। अब वनराज जो है उन्हें एक जैनाचार्य मिले जिनका नाम था श्री शील गुण सूरी जी। श्री शील गुण सूरी जी, जिन्होंने बच्चे को देखा और कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान जैनाचार्य बनेगा।
तो माता जो थी उन्हें ज्ञान देती थी। श्री शील गुणसूरी जी उन्हें जंगल में राजतंत्र और धर्म का ज्ञान देते थे। और मामा जो थे वो तो थे ही एक योद्धा, तो उन्होंने युद्ध का ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से वनराज चावड़ा का वहाँ पर लालन पालन हुआ। तो उनको गुरु मिले श्री तो उन्हें श्री शील गुणसूरी जी अपने गुरु के तौर पे मिले। फिर उन्हें जंगल में एक भूमिया भूमिया मतलब कि एक गाइड मिला जिसका नाम था अणहिल भरवाड़। साथ ही में एक बनिया मिला जिसका नाम था चांपा, या फिर जिसको थंब के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। ये दोनों उन्हें मित्र के तौर पे मिले और फिर इनकी तिगड़ी जो है उन्होंने खुर्राट मचा दिया पूरे गुजरात में। तो एक बार की बात है, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार कनौज के जो राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री मणिका को, उनकी पुत्री थी जिसे दावड़ी के अंदर ये गुजरात दिया था। और गुजरात को अगर हम दे ही देते हैं राजा तो उसके अंदर से कर भी वसूल करना ज़रूरी होता है। तो कर वसूली के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था जिसे पंचोड़ी के रूप से जाने जाता है, इतिहास में उसे पंचोड़ी के नाम से जाना जाता था। तो वो जब गुजरात आया तो उसे अब गुजरात के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था क्योंकि वो कनौज का था, तो उसे एक गाइड चाहिए था। तो वनराज चावड़ा उसके गाइड बन गए। गाइड बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उसको पूरे गुर्जर देश में घुमाया, अलग अलग जगह से टैक्स वसूल किया। उस टैक्स के अंदर हमें ये लिखा मिलता है कि 4,000 अश्व उन्होंने एकत्रित किए थे और उसके साथ 24 लाख रुपए, उस वक्त 24 लाख बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, इतना उन्होंने एकत्रित किया। ये सब आप पॉइंट नोट करते रहिएगा। उसके बाद जब ये सब चीज़ें 6 महीने तक एकत्रित की गई, वनराज चावड़ा और उनके साथ वो जो पंचोड़ी आया था वो दोनों ने ये पूरे गुजरात से सब कलेक्ट किया। उसके बाद वनराज चावड़ा ने 6 महीने के बाद जब सब कुछ कलेक्ट हो गया तब उस पंचोड़ी को मार दिया। यस, मार दिया। और फिर यही हुआ, ये सब चीज़ें वनराज चावड़ा की हो गई। अब वनराज चावड़ा के पास 24 लाख रुपए लगत और इतने सारे अश्व आ चुके थे। तो फिर उन्होंने अपनी सेना एकत्रित की और फिर आक्रमण कर दिया, जिससे उन्होंने सरस्वती मंडल जीता। सरस्वती मंडल मतलब कि सरस्वती नदी गुजरात के अंदर बहती है जो उत्तर गुजरात में पड़ती है, और उसके आसपास का विस्तार वहाँ पर सरस्वती मंडल के रूप से जाना जाता है। तो उसे उन्होंने जीत लिया। उसी के साथ उन्होंने अपने जो राज्य तिलक था वो अपनी एक मानीती बहन मतलब कि मुंबोली बहन थी उसके साथ करवाया। तो उनका नाम था श्रीदेवी, जो एक काकर नाम के गांव में रहने वाली कन्या थी। उसे वो अपनी बहन मानते थे, धर्म की बहन। और फिर उसी के पास उन्होंने अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। अब राज्याभिषेक की बात जब आए तब उसके अंदर बहुत से सोर्स हैं और वो बहुत से सोर्स अलग अलग चीज़ें कहते हैं। तो प्रबंध चिंतामणि के अनुसार उनका विक्रम संवत 802 में वैशाख सुद द्वितीय के दिन मतलब कि सोमवार के दिन हुआ था राज्याभिषेक। धर्मारण्यक है वो सूद 30 तरह के दिन कहती है। राजवंशवाड़ी और रासमाला गणपति मंदिर जो पाटन में है उन सब में इनके लिए अलग अलग डेट लिखी गई है। पर एक बात सिंपल है कि 802 विक्रम संवत में हुआ था, महीना था वैशाख का और सुद पक्ष चल रहा था, शुक्ल पक्ष, और दिन था 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 7 तारीख या फिर अगेन 3 तारीख, पर डे अलग अलग मिलते हैं। सो हम इस कंक्लूजन पर तो नहीं आ सकते कि उस दिन कौन सा वार था, पर ये ज़रूर कह सकते थे कि विक्रम संवत 802 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक उनकी उम्र थी उस वक्त 50 वर्ष उस वक्त हुआ था, और 60 वर्ष उन्होंने शासन किया ऐसा माना जाता है। जबकि कुछ रिसोर्स इसे कम मानते हैं कि 10 ही वर्ष उन्होंने शासन किया, पर ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष 60 ईयर उन्होंने शासन किया, ये बात मिलती है उन्होंने। सो ऐसे अगर उन्होंने 60 वर्ष तक शासन किया तो 50 साल की उम्र के बाद ही वो राजा बने थे, तो 110 साल तकरीबन उनकी उम्र रही होगी। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उनका जीवन काल ही 60 वर्ष का रहा होगा और उन्होंने 10 साल तक अपना जीवन जिया होगा, मतलब कि 10 साल तक राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपना जीवन जिया होगा। खैर जो भी हो, पर इस बात में बहुत से मतांतर मिलते हैं। इतिहासकार भी इस पर कोई एक कंक्लूजन पर नहीं आ पाए, पर ज़्यादातर ये 60 वर्ष वाला जो थियोरी है उसे मान्य रखा जाता है। उन्होंने 2 शहर बनवाए थे,
एक था अणहिलपुर पाटण, जो आज का गुजरात का उत्तर गुजरात में पाटण शहर है, वही है अणहिलवाड़ पाटण या अणहिलपुर पाटण। और उन्होंने दूसरा जो पावागढ़ है, हमारे सेंट्रल गुजरात के अंदर आता है, पावागढ़ के नीचे एक चांपानेर नाम का शहर बसाया था। अब आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी चीज़ नोटिस की हो तो चांपा नाम का उनका जो दोस्त था उसके नाम पर उन्होंने चांपानेर बसाया, और अणहिल भरवाड़ जो था उनका दोस्त, उसके नाम पर से अणहिलपुर पाटण या अणहिलवाड़ पाटण का उन्होंने स्थापना किया। सो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उनके साथ साथ उन्होंने एक निन्नय नाम का एक व्यापारी था, उसके पुत्र लहर को अपना सेनापति बनाया था, और उस निन्नय को अपने पाटण के अंदर स्थान दिया था क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यापारी था, बनिया था। सो इकोनॉमी इंक्रीज होगी उसकी वजह से। उसने पाटण में पार्श्वनाथ पंचासरा जैन मंदिर का निर्माण किया था, और उसके अंदर हमें एक मूर्ति भी मिलती है जो वनराज चावड़ा की मानी जाती है। वहाँ उन्होंने जैन मंदिर में पार्श्वनाथ जी के पास अपनी एक मूर्ति भी प्रस्थापित करवाई थी, एक भक्त के तौर पर। सो आज तो वो मंदिर है या नहीं, मैं वहाँ पर अभी गया नहीं हूँ तो इतना श्योर कह नहीं सकता, पर वहाँ बहुत से जैन मंदिर है, उसमें एक जैन मंदिर के अंदर आज भी वनराज चावड़ा की मूर्ति लगी हुई है। वो मैंने सर्च किया था, सो मुझे ये बात पता चली है। सो ये है वनराज चावड़ा। उनके बाद उनके बेटे आए जिनका नाम था रुयोगराज, पर उसकी बात हम बाद के एपिसोड में करेंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरा पहला वीडियो था तो थोड़ी चीज़ें मैंने इसमें थोड़ी क्लियरिटी कम होगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें इम्प्रोवाइज़ करूँगा। अगर आपको कुछ इम्प्रोवाइज़ करना लगे तो मुझे जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बने रहने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।